नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो लद्दाख में सड़क हादसे में 7 जवान शहीद, 26 सैनिकों को वाहन ले जा रहा था, नदी में जा गिरा। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जवानों की मृत्यु अत्यंत दुखद। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लद्दाख में दुर्भाग्यपूर्ण वाहन दुर्घटना में जवानों की हुई मौत दुखद है। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और घायल जवानों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। तो ये बड़ी खबर लद्दाख से हम आपको बता रहे हैं। 26 सैनिकों को ले जा रहा वाहन नदी में जा गिरा और इस पूरे हादसे में कई लोगों की मौत हुई है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जवानों की मृत्यु अत्यंत दुखद, ये सीएम योगी का ट्वीट है जो उन्होंने किया है। तो लद्दाख में सड़क हादसे में 7 जवान शहीद हुए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, 7 जवान शहीद हुए लद्दाख से। ये बड़ी खबर, एक वाहन जो है वो नदी में जा गिरा जिसमें जवान सवार थे और 7 जवान इसमें शहीद हुए हैं। तो लद्दाख में दुर्भाग्यपूर्ण वाहन दुर्घटना और इसे लेकर योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट भी आप देख रहे हैं। लद्दाख में दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर सीएम ने ये ट्वीट किया है। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, ये योगी आदित्यनाथ का कहना है। इसके अलावा उन्होंने घायल जवानों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, इसकी कामना की है। परिवार के प्रति संवेदना भी यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जताई है। लद्दाख में दुर्भाग्यपूर्ण वाहन दुर्घटना में हुई जवानों की मृत्यु अत्यंत दुखद है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। 7 जवान शहीद हुए हैं और भी कई जवान इसमें सवार थे जो घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इधर लखनऊ दुनिया में मेकीपॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी में अलर्ट। विदेश से वापस लौटे यात्रियों की निगरानी के निर्देश। यूरोप, अमेरिका में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग ने निजी सरकारी अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया है। मंकी पॉक्स के लक्षण वाले मरीजों को जांच कर भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। लक्षण वाले मरीजों को जांच कर आइसोलेट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं संदिग्ध मरीजों के नमूने पुणे लैब में भेजकर जांच कराई जाएगी। आपको बता दें कि वायरस कटी-फटी त्वचा, आंख, नाक, मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और मंकी पॉक्स का ये प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए एहतियातन अब प्रशासन अलर्ट है। तो विदेश से जो यात्री आ रहे हैं उनके निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। यूरोप, अमेरिका में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। लखनऊ में भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। अनूप संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुनिया में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं अनूप, अब इसे देखते हुए लखनऊ में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रशासन एहतियातन क्या कुछ कदम उठाने वाला है इसे लेकर? देखिए, कोरोना के बाद एक वायरस है मंकी पॉक्स को लेकर के लगातार जो हलचलें हैं वो तेज होती रही है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट कर दिया गया है। सरकार की तरफ से अलर्ट बोला गया है स्वास्थ्य विभाग को कि अलर्ट रहे। साथ ही साथ जो विदेश से यात्री आ रहे हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है, उनकी जांच की जा रही है। संदिग्ध जो मरीज है उनका सैंपल लेके पुणे भेजा जा रहा है कि अगर मंकी पॉक्स के उस तरीके से मामले निकलते हैं तो उन पर सतर्कता बरती जाए, उनका इलाज कराया जाए, उनको आइसोलेट किया जाए। निश्चित रूप से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश या पूरा देश कोरोना को लेकर के अभी उसकी लहर की बात करें, दूसरी लहर की या तीसरे लहर में लगातार इस तरीके से स्थिति खराब हुई है, लोग परेशान हुए हैं, घर बेघर हुए हैं, लोग अपनों को खोया है, तो कहीं न कहीं उसको लेकर एहतियातन सरकार एक कदम उठा रही ताकि स्थिति खराब ना हो। और इस तरीके से कोई मामला अगर मिलता है तो तुरंत उस पर स्वास्थ्य विभाग अपनी जो चिकित्सा हिसाब से उसको ठीक कराया हो ताकि उत्तर प्रदेश में या फिर इसे जो बीमारी वायरस है इस पर फैले ना। और एहतियातन जिस तरीके से विदेश से आने वाले यात्रियों पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो मंकी पॉक्स के मरीज अमेरिका और यूरोप कंट्री में बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए अब अलग अलग प्रदेशों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ से संवाददाता अनूप भी हमें जानकारी दे रहे थे कि विदेश से जो यात्री लौट रहे हैं वापस, उन पर निगरानी रखी जाए, क्योंकि कोरोना से हम पहले ही चेत चुके हैं। कोरोना की बीमारी जब ट्रैवल ज़्यादा संख्या में किया गया, लोग विदेश से आने लगे तो कोरोना के मामले बढ़े थे। इसे देखते हुए अब एहतियातन
मंकी पॉक्स के मरीज जो बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए भी ये कदम लखनऊ में और प्रदेश में उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने विपक्ष के सवालों पर रोजगार, कानून व्यवस्था, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार, राशन कार्ड सरेंडर समेत कई मुद्दों पर जवाब दिया। सीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद हमें अपने कामों से प्राप्त हुआ है। जनता का जनादेश बीजेपी का सम्मान है। सीएम योगी ने कहा कि जनता जानती थी कि कौन शिलान्यास कर रहा है और कौन उद्घाटन कर रहा है। सीएम ने अपने शायराना अंदाज में विपक्ष पर हमला भी बोला। क्या स्थिति थी 2015-16 में? वहां हम टैबलेट बांटेंगे, क्या उन युवाओं को टैबलेट मिल पाया था? नहीं मिल पाया था। आज हम दे रहे हैं, बच्चों को टैबलेट भी दे रहे हैं, स्मार्टफोन भी दे रहे हैं। और मैं सभी पक्षों के सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया। और भी अन्य माननीय सदस्य भी वितरित करें। की इच्छा नहीं तो बहाना भी निकल जाता है। आपने बहाना ज्यादा बनाया था, रास्ता नहीं निकाला था, रास्ता निकालने का प्रयास नहीं किया। भारत सरकार कह रही है स्वच्छ भारत मिशन, और नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि आप लोग शौचालय बनाने में एक्सपर्ट हैं। हां, क्यों नहीं, ये महारत हासिल है हम पे, हम लोगों ने किया है। क्योंकि शौचालय हमारे लिए केवल एक गरीब के घर में उसकी गरिमा की रक्षा करने का ही माध्यम नहीं बना था, बल्कि बहन बेटियों की सुरक्षा का भी माध्यम और उनकी गौरव को बढ़ाने का भी माध्यम हमें मिला। बच्चों को 2 यूनिफॉर्म देना, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी सुविधा, मिड डे मील जैसे व्यवस्था को और अच्छी करने की व्यवस्था करना, अक्षय पात्र जैसी संस्थाओं को इसके साथ जोड़ करके क्वालिटी फूड उन बच्चों को मिल सके, प्रोटीन और विटामिन की पर्याप्त मात्रा उन बच्चों को प्राप्त हो सके, इस पर ध्यान दिया गया। गर्म भोजन उन्हें उपलब्ध किया जा सके, इसके लिए इस व्यवस्था यहां पर लागू की गई। उच्च शिक्षा में भी व्यापक सुधार हुए। और यहां पे माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि कौन से ऐसे आप लोगों ने विश्व स्तरीय संस्थान खोल दिए हैं। हमारे संस्थान वही हैं, आपने उसकी चर्चा स्वयं ही की थी, बजट में भी उसका कुछ बात यहां पर आई है। हम कार्य पहले ही प्रारंभ कर चुके हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की शर्त पर रोक लगा दी है। साथ ही रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई जमानत शर्त जो है वो प्रथम दृष्टया असंगत है और दीवानी अदालत के फरमान की तरह लगती है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, और यही कारण था कि लोग बार बार ये समझ नहीं पाते कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जमानत पर लगाई गई शर्त को चुनौती दी गई है। आपको यह भी बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 मई को खान को अंतरिम जमानत देते हुए रामपुर के जिला अधिकारी को 30 जून 2022 तक जौहर विश्वविद्यालय के परिसर से जुड़ी शत्रु संपत्ति को कब्जे में लेने और उसके चारों तरफ कटीले तारों से चारदीवारी बनाने के निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि उक्त कवायद पूरी होने पर आजम खान की अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया जाएगा। इधर आगरा के ताजमहल में अवैध वसूली का एक वीडियो देखने को मिला है। ये वीडियो ताजमहल के पश्चिमी गेट के पास लॉकर रूम का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लॉकर रूम में बैठा कर्मचारी लगेज के नाम पर पर्यटकों से अवैध वसूली कर रहा है। ऐसे में फ्री सुविधा होने के बावजूद भी पर्यटकों से जमकर अवैध वसूली की जा रही है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं
और मौके पर सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहते हैं। उसके बावजूद इस तरह की शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है। हालांकि इस मामले में अधीक्षक पुरातत्वविद राजकुमार पटेल इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। आगरा ताजमहल के पास अवैध वसूली का वीडियो ये वायरल हुआ है। इधर काशी मथुरा के बाद ताजमहल का विवाद भी थमता नहीं दिख रहा है। ताजमहल को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा की सत्संग प्रमुख आगरा पहुंची, जिसके बाद उन्होंने आगरा के जिलाधिकारी से ताजमहल के अंदर पूजा करने की अनुमति मांगी। वहीं उन्होंने इस दौरान कहा कि ताजमहल के अंदर बाथरूम के पास राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं लगने देंगे। आपको बता दें कि हिंदू संगठन के साथ गुरु राधा मां आगरा की कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि जिस तरह मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाजत मिली है, उसी तरह हमें भी पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। आगरा जो हमारा तेजो महल है, वहाँ पर हमारे जो भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा है उसको बाथरूम के पास में स्थापित किया गया है और भगवान कृष्ण ने, राधा रानी ने हमको स्वप्न में इस बात को संकेत किया है कि आप हमको हमारे या तो उस तेजो महल से हमारी प्रतिमा को हमारे स्थान पर ला करके विराजमान कराइए, या फिर जो तेजो महल में शिवलिंग है वहाँ पर हमको वहाँ से स्थापित कराइए। ताजमहल के अंदर जो मुसलमान समुदाय के लोगों ने जो नमाज अदा की है और उसके साथ साथ में हम भी अपने राधा कृष्ण के उपासक हैं, अनन्य उपासक हैं, हम भी वहाँ पर जाकर के पूजा पाठ करना चाहते हैं और वहाँ पर जाकर के अपनी आस्था के प्रति अपने भगवान को सम्मान देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो राधा कृष्ण है वो बाथरूम के स्थान के योग्य नहीं है, उनका स्थान उच्च स्थान है। राज्य सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों के क्रम में नगर निगम का बुलडोजर जिले भर में कार्रवाई करता नजर आ रहा है। जिले भर को स्वच्छ और जाम मुक्त बनाने के लिए नगर निगम की ओर से अतिक्रमण अभियान प्रतिदिन चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र अंतर्गत हवाई पट्टी के निकट निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी पर नगर निगम का बुलडोजर जमकर बरसा और अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर 3 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कब्जा मुक्त करवाई गई। जानकारी देते हुए सहायक नगर आयुक्त टीपी सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जिले को जाम मुक्त और स्वच्छ बनाने हेतु ये मुहिम चलाई जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो धामी सरकार का बड़ा फैसला, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन किया गया है। 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है। रंजना देसाई को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रही है रंजना देसाई। पूर्व जज प्रमोद कोहली भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। तो धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि एक टीम का गठन किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन किया गया है। तो 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी ये बनाई गई है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, एक तरह से देखा जाए तो ये बड़ा फैसला धामी सरकार का कहा जा सकता है। कमेटी का गठन किया गया है, क्या कुछ दायित्व इस कमेटी के रहने वाले हैं? नवीन, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन किया गया है। हालांकि किस तरह से ये काम करेगी ये तो जानने वाली बात होगी, लेकिन आपको बता दें कि इस टीम में 5 सदस्य हैं। 5 सदस्यों की टीम है जिसमें रंजना देसाई को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। नवीन, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, शायद बातचीत नहीं हो पा रही है, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसमें पूर्व जज भी शामिल हैं, तो धामी सरकार का इसे महत्वपूर्ण फैसला कहा जा सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से अभी उत्तराखंड में आगामी उपचुनाव भी होने हैं और इससे पहले चुनाव हुए, बीजेपी की सरकार यहाँ पर है, धामी मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद से ये लगातार जो कैबिनेट के मंत्री हैं और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं और उस हिसाब से यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक टीम बनाई गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई को चेयरमैन बनाया गया है। पूर्व जज प्रमोद कोहली भी इस कमेटी में शामिल हैं। नवीन, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो टीम बनाई गई है, जो कमेटी बनाई गई है, वो किस तरह से काम करने वाली है?
जी, निश्चित तौर पर कॉमन सिविल कोड को लेकर लगातार जो है इसको लेकर अब कॉमन सिविल कोड को लेकर 5 सदस्यीय दल का जो है सदस्य की कमेटी का गठन किया गया है। इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश और IAS अधिकारी पर भरोसा जताया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही अगर सदस्य की बात करें, प्रमोद कोहली सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, मनु गौड़ है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शत्रुघ्न सिन्हा है IAS और इसके साथ ही पूर्व IAS जो रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उन्हें बनाया गया है। इसके साथ ही सुलेखा टंगवाल कुलपति दून विश्वविद्यालय, इनको 5 सदस्यीय दल का गठन किया गया है। इसके साथ ही जो ये कॉमन सिविल कोड का मामला लगातार चल रहा था और इसको लेकर अब सदस्यीय दल का निर्धारण किया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सरकार ने कही है, पुष्कर सिंह धामी ने की है। तो लगातार ये सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब कॉमन सिविल कोड की बात की जाए तो कॉमन सिविल कोड को लेकर जो फैसला हुआ है, सदस्यीय दल का निर्धारण किया गया है। इस पर जो कमेटी बनेगी, कमेटी बन गई है। अब यह जो फैसला करेंगे, इसके साथ ही जो भी मामले होंगे इसको देखा जाएगा। सारी रणनीति तय की गई थी और अब जब सदस्यों का निर्धारण हो गया तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि भी कह सकते हैं उत्तराखंड के लिए कॉमन सिविल कोड रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए नवीन आपका। इधर चारधाम यात्रा करने उत्तराखंड पहुंचे यात्रियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों के सामने रजिस्ट्रेशन करना सबसे एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत है रजिस्ट्रेशन करना, और जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको बस ना मिलने के कारण ऋषिकेश में ही हफ्ते भर से ऊपर का वक्त बिताना पड़ रहा है। यात्रा के लिए रवाना ना होने के कारण यात्रियों की बड़ी संख्या ऋषिकेश बस स्टैंड में रहने को मजबूर है, जिसकी वजह से रहने के लिए यात्रियों को उचित स्थान और सुविधा नहीं मिल पा रही है। यात्रियों की सरकार से गुजारिश है कि किसी भी तरह से यात्रा की व्यवस्था को दुरुस्त करें और सुचारू यात्रा चलाकर यात्रा करवाई जाए, ताकि यात्री उत्तराखंड से एक अच्छा संदेश अपने प्रदेश लेकर जाए।